हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 11th। सब्जेक्ट रहेगा फिजिकल एजुकेशन। टाइम अलाउड 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 70। सबसे पहले आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ठीक है, हम इस वीडियो में पेपर को हिंदी मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हो तो वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें आपको इंग्लिश मीडियम में वीडियो मिलेगी और अदर सब्जेक्ट की वीडियोस भी आपको वहां पर अवेलेबल होंगी, तो वहां से आप देख सकते हो। सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो कि कितना आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह से रहने वाला है। ठीक है, खंड क में दिए गए हैं 1 से 18 प्रश्न है जो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। 19 से 24 2 अंक के प्रश्न रहेंगे। 25 से 30 जो है 3 अंक के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके 5 नंबर के होंगे और खंड ख में प्रश्न 4 अंक के रहेंगे जो केस स्टडी होगी। क्लियर। उसके बाद खंड अड़ में आपका 5 अंक का प्रश्न रहेगा। तो यानी टोटल जो हम अब पेपर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपका पैटर्न रहने वाला है। लेट्स स्टार्ट। खंड क दिया गया है, एक एथलीट नियमित रूप से प्रशिक्षण में भाग लेता है, लेकिन एथलीट पिछले 1 महीने से प्रशिक्षण के दौरान जो है बहुत आलसी है। ठीक है, और उसके कारण उसका प्रदर्शन क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। प्रदर्शन में गिरावट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है वो जिम्मेदार है। तो इसमें क्या आ जाएगा, कौन सा सिद्धांत जिम्मेदार है, वो है सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका घ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण के रूप में चिन्हित किया गया है। तो अभिकथन है, टीम विश्वास ने एक टूर्नामेंट में सभी मैच जीते क्योंकि टीम विश्वास के सदस्यों ने समूहों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखा। कारण रहेगा, बेहतर टीम सामंजस्य वाली टीमों का जीत का उत्कृष्ट रिकॉर्ड होता है। उपरोक्त 2 कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। दोनों ही सत्य हैं लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए चित्र में अक्ष और तो इसमें आपको चित्र में जो दिया गया है अक्ष और सतह को पहचानना है। तो इसमें देखिए वर्टिकल क्या है, ये वर्टिकल क्या है, ये अक्ष है और ये हॉरिजॉन्टल सतह है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, नोट दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न केवल प्रश्न संख्या 3 के स्थान पर दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। तो घुटने के जोड़ का अंकुचन और विस्तारण किस अक्ष और सतह पर होता है। तो घुटने के जोड़ का अंकुचन और विस्तारण जो है वो फ्रंटल अक्ष और सैजिटल सतह पर होता है। नेक्स्ट देखिए, खेलो इंडिया कार्यक्रम को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कितने कार्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो कुल खेलो इंडिया कार्यक्रम को 12 कार्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आपको मिलाना है। तो ओलंपिक गान जो है वो क्या है, स्पैरो सामरा, ये इससे मैच हो जाएगा। ओलंपिक प्रतीक ये क्या रहेगा, 5 आपस में जुड़े हुए छल्ले होते हैं। ओलंपिक आदर्श वाक्य ये क्या होगा, सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। एंड ओलंपिक ध्वज क्या है, सफेद रेशमी कपड़े पर आपस में जुड़े हुए 5 रंग के छल्ले। ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा घ हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या रहेगा, घ। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि के अनुसार यम में बाहरी दुनिया के प्रति कितने आचार संहिता या नैतिक अनुशासन शामिल हैं। तो जो है कितने आचार संहिता या नैतिक अनुशासन शामिल हैं, कुल 5। नेक्स्ट देखिए, धमनी का नाम पहचानिए जो ऑक्सीजन रहित रक्त लेकर जाती है। तो वो कौन सी धमनी हो जाएगी, फेफड़ों की पल्मोनरी धमनी हो जाएगी जो कि ऑक्सीजन के बिना वाला रक्त वो लेकर जाती है। वैसे तो धमनी जो होती हैं उनके अंदर सारा ऑक्सीजन वाला रक्त होता है, लेकिन जो ये फेफड़ों वाली होती है पल्मोनरी धमनी, ठीक है, वो केवल ऑक्सीजन के बिना वाला रक्त लेकर जाती है। नेक्स्ट देखिए, 50 मीटर दौड़ डैश का एक उदाहरण है। तो 50 मीटर दौड़ जो है वो किसका एक उदाहरण रहेगा। तो जो 50 मीटर दौड़ है वो साइकोमीटर टेस्ट जो उसका एक उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का घटक नहीं है। तो स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का घटक नहीं है फुर्ती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, डैश में सामान्य मानसिक क्षमताओं जैसे कि तर्क सीखने, समस्या को सुलझाने और अनुकूल व्यवहार की हानि शामिल है, जिसमें रोजमर्रा के सामाजिक और व्यवहारिक कौशल शामिल हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, बौद्धिक विकलांगता। आंसर क्या रहेगा, बौद्धिक विकलांगता। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, जब शरीर का हिस्सा मध्य रेखा से दूर जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। उसे डैश हरकत कहते हैं। तो उसे अभिवर्तन हरकत कहते हैं। क्या कहेंगे, अभिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा ओवरलोड का लक्षण है। तो बेहतर प्रदर्शन जो है वो क्या है, ओवरलोड का लक्षण है। नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 13 है, आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को उनकी लंबाई के आधार पर किस परीक्षण द्वारा वर्गीकृत कर सकते हैं? तो एंथ्रोपोमेट्रिक परीक्षण के द्वारा उनके जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग का छठा तत्व है? तो धारणा जो है वो अष्टांग योग का कौन सा तत्व है? छठा तत्व है। नेक्स्ट देखिए, डैश एक व्यक्ति की शरीर की दिशा को तेजी से और सटीक रूप में बदलने की क्षमता है। तो फुर्ती जो है व्यक्ति के शरीर की दिशा को तेजी से और सटीक रूप से बदलने की क्षमता निर्धारित करता है। डैश एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की विशिष्ट जो विशेषताएं हैं उनको मापने के लिए किया जाता है। तो परीक्षा इसका आंसर रहेगा। परीक्षा एक ऐसा उपकरण है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा नियम का हिस्सा नहीं है? तप, संतोष, स्वाध्याय ये नियम का हिस्सा जो है लेकिन सत्या ये नियम का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुयोग्यता का घटक नहीं है? तो प्रदर्शन जो है वो सुयोग्यता का घटक नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन खंड ख दिया गया है, इसमें आपको 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भावनात्मक सुयोग्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो भावनात्मक सुयोग्यता क्या होती है? इमोशनल स्टेबिलिटी। तो इसमें जो है भावनात्मक योग्यता का मतलब है कि किसी व्यक्ति की अपनी भावनाओं को पहचानने, समझने और नियंत्रित करने की क्षमता। यह सामाजिक व्यवहार में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि और जीवन की गुणवत्ता में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह खेलों में जरूरी है क्योंकि खिलाड़ी का खेल के दौरान तनाव, दबाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव से निपटने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए भावनात्मक योग्यता जो है खिलाड़ी की एक अलग ही विशिष्टता है जो उसके लिए आगे बढ़ने के लिए, वृद्धि करने के लिए, जीवन में सुधार करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक ध्वज के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो ओलंपिक ध्वज जो है इसमें क्या होता है? ओलंपिक ध्वज में 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स होती हैं। ध्वज में क्या होती हैं? 5 जो है इंटरलॉकिंग रिंग्स होती हैं जो विश्व के 5 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और जो है एशिया को दर्शाती हैं। तो ये 5 महाद्वीपों की क्या होती हैं? प्रतीक होती हैं और ये रिंग्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं जो विश्व भर में एकता, दोस्ती और शांति का संदेश देते हैं। ध्वज का सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और रिंग्स का रंग विविधता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोहनी के जोड़ पर संभव किन्हीं 2 शरीर की गतिविधियों के प्रकार के बारे में आपको लिखना है। तो कोहनी के जोड़ पर संभव किन्हीं 2 शरीर की गतिविधियाँ। कोहनी, तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे, कोहनी के जोड़ पर संभव 2 शरीर की गतिविधियों के प्रकार क्या है? एक तो फ्लेक्सियन होता है, इसमें कोहनी जहाँ से मुड़ती है, जैसे हाथ को कलाई की ओर खींचना, तो ये फ्लेक्सियन होता है। और दूसरा एक्सटेंशन होता है, कोहनी का सीधा होना, जैसे कि हाथ को सामने की ओर फैलाना, तो ये क्या होता है? एक्सटेंशन कहलाता है। तो ये 2 पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, शारीरिक शिक्षा और खेलों में किन्हीं 4 परीक्षण प्रशासन दिशा निर्देशों की सूची आपको बनानी है। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा और खेलों के किन्हीं 4 परीक्षण प्रशासन दिशा निर्देशों की सूची आप जो है यहाँ से करेंगे। तो परीक्षण से पहले उचित वार्म अप करवाना, सही उपकरण और स्थान का चयन करना, परीक्षण के दौरान खिलाड़ी को सही रूप में प्रदर्शन करने की प्रक्रिया को समझाना और प्रत्येक खिलाड़ी का स्वास्थ्य परीक्षण करना ताकि किसी दुर्घटना या चोट से क्या हो सके? बचा जा सके। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेलो इंडिया कार्यक्रम के किन्हीं 4 उद्देश्यों की सूची बनाइए। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के 4 उद्देश्य कौन से रहेंगे? आंसर हो जाएगा, भारत में खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। बच्चों और युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, उच्च स्तर के एथलेटिक्स जो है वो तैयार करना और खेलों के प्रति लोगों की सोच में बदलाव लाना और उनकी महत्वता को समझाना। ये इस प्रोग्राम के जो है मुख्य एम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, खेल मनोविज्ञान के अध्ययन के 4 लाभ की जो है वो आपको सूची बनानी है। तो खेल मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों करना चाहिए? क्या फ़ायदा है उसका अध्ययन करने से? तो खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, ये उसका उद्देश्य है। खेलों के दौरान प्रदर्शन को बढ़ाना, तनाव और दबाव को कम करना और टीम के सामूहिक मनोबल को सुधारना। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है, खंड ग दिया गया है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सलाहकारों की भूमिका के बारे में लिखिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन कौन से सलाहकार अपनी भूमिका निभाते हैं? तो बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को समझना और उनके अनुसार सहायता प्रदान करना। ठीक है, परिवार और स्कूल को इन बच्चों की देखभाल में मदद करना और बच्चों को मानसिक और शारीरिक जो विकास है उनका उसमें सहयोग देना, इनका जो है भूमिका रहती है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, डोपिंग क्या है? किसी व्यक्ति पर डोपिंग के कोई 2 हानिकारक प्रभावों के बारे में लिखिए। तो देखिए, डोपिंग क्या होता है? आपने ज़रूर इसके बारे में ज़रूर सुना भी है।
तो डोपिंग क्या होता है? ये एक प्रकार की खेल धोखाधड़ी है जिसमें खिलाड़ी अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए अवैध जो दवाइयाँ होती हैं उनको का सेवन कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो डोपिंग कहलाता है। यह स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि दिल की बीमारी। और सेकंड है, यह मानसिक और शारीरिक संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे एथलीट का प्रदर्शन जो है वो क्या हो सकता है? घट सकता है। तो ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, षटक्रम में नेति क्रिया क्या है? जल नेति करने की तकनीक को विस्तार से समझाइए। तो नेति क्रिया क्या होती है और जल नेति कैसे की जाती है, वो प्रोसेस आपको बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो नेति क्रिया और जल नेति की तकनीक जो है, नेति क्रिया शारीरिक और मानसिक स्वच्छता के लिए एक यौगिक क्रिया है जिसमें नथुने से जल के माध्यम से नाक को साफ किया जाता है। ठीक है, जल नेति करने की प्रक्रिया में क्या करते हैं? एक विशेष बर्तन जो है के माध्यम से गुनगुना पानी हम एक नथुने में प्रवेश कराते हैं, प्रवाहित कराते हैं। यानी नाक के एक तरफ से पानी डाला जाता है, गुनगुना पानी, ठीक है, और उसमें दूसरे से वो क्या होता है? बाहर निकलता है, जिससे क्या होता है? नाक की सफाई होती है और सांस लेने में आसानी होती है। तो ये नेति क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, विभिन्न प्रकार के पारंपरिक खेलों और क्षेत्रीय खेलों की सूची बनाइए, इनमें से किसी एक को विस्तार से समझाइए। तो जो पारंपरिक खेल, क्षेत्रीय खेल हैं, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, पारंपरिक खेलों में बोर्ड गेम्स, जो शतरंज के खेल खेलते थे, जैसे चौपड़ है, लूडो, शतरंज, चेस, ये हो सकते हैं। मार्शल आर्ट में जो है कलारी पैट और युद्ध कौशल खेल खेले जाते थे। रैकेट गेम्स में क्या है? बॉल, बैडमिंटन है। टीम गेम्स में खो खो, कबड्डी, ठीक है। और उसके बाद परंपरागत खेल में जैसे गिल्ली डंडा, अट्टा पट्टा, ठीक है। आप इसके बारे में जानते हो या नहीं जानते, ज़रूर बताइएगा। उसके बाद देखिए, कबड्डी एक संपर्क खेल है जो कि 2 टीमों के बीच खेला जाता है, जिसमें प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं और खिलाड़ियों को टैग करने की कोशिश करता है। और एक रेडर जो है विरोधी टीम के क्या होता है? आधे हिस्से में प्रवेश करता है और खिलाड़ियों को टैग करने की कोशिश करता है, जबकि वह अपनी सांस रोककर कबड्डी कबड्डी का उच्चारण करता रहता है। दूसरी टीम रेडर को वापसी से रोकने की कोशिश करती है। सफल रेड और टैकल्स के लिए अंक दिए जाते हैं। तो ये कबड्डी के टीम के बारे में आप को दिया गया है। आप किसी भी गेम के बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, श्वसन तंत्र शब्द से आप क्या समझते हैं? श्वसन तंत्र के कार्य क्या हैं? तो श्वसन तंत्र शब्द जो है वो क्या है? तो श्वसन तंत्र वह प्रणाली है जो हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान करती है और हमें सांस लेने में मदद करती है। इसमें फेफड़े, श्वास नलिका और डायफ्राम जैसे अंग होते हैं जो सांस लेने और ऑक्सीजन के आदान प्रदान में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। इसके 2 कार्य रहेंगे। ये गैसों का आदान प्रदान जो है होता है और पीएच संतुलन का नियंत्रण होता है। यह शरीर के अम्ल और क्षारीय का जो संतुलन है बॉडी का, वो बनाए रखती है। और CO2 को स्तर को नियंत्रित करके, जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है उसको नियंत्रित करके ये पीएच लेवल को बनाए रखती है। थर्ड है, शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना और अपशिष्ट उत्पादों को निकालना। ठीक है, तो ये इसके कार्य रहेंगे। कोई 2 लिखने हैं तो आप कोई भी 2 लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, परिवार, शारीरिक शिक्षा और खेलों से उदाहरणों के साथ परीक्षण, मापन और मूल्यांकन शब्दों की व्याख्या कीजिए। तो परीक्षण, मापन और मूल्यांकन क्या होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे परीक्षण यानी टेस्ट। परीक्षण को हम क्या लिख सकते हैं? टेस्ट। तो शारीरिक क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए एक उपकरण या विधि होती है टेस्ट। ठीक है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल गति के लिए 100 मीटर स्प्रिंट टेस्ट किया जाता है। दूसरा है माप। टेस्ट के परिमाणों को, जो परिणाम होते हैं उनको रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया क्या होती है? माप। जैसे कि स्प्रिंट समय को सेकंड में रिकॉर्ड करना। उसके बाद मूल्यांकन। मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। तो टेस्ट परिमाणों का विश्लेषण करके निर्णय लेना, जैसे यह निर्धारित करना कि कोई एथलीट प्रतियोगिता के लिए योग्य है या नहीं है। तो वो क्या कहलाता है? वो मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खंड घ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, खेल प्रशिक्षण शारीरिक व्यायाम के माध्यम से एथलीट या खिलाड़ी की शारीरिक, तकनीकी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक तैयारी है। सिद्धांत बनाना मानव का स्वभाव है। ये मनुष्य को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी गतिविधियों को विनियमित करने में मदद करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत खेल प्रशिक्षण के निर्माण, कार्यान्वयन और नियमन के दिशा निर्देश हैं। तो इसमें आपको बताना है खेल प्रशिक्षण में विविधता के सिद्धांत की आपको व्याख्या करनी है। तो विविधता का सिद्धांत देखिए क्या है। विविधता का सिद्धांत जो है, प्रशिक्षण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है और लोड और पुनर्प्राप्ति दोनों को एथलीट और कोच के लिए उबाऊ बनाया जा सकता है।
इसलिए एक सफल कोच को प्रशिक्षण कार्यक्रम में विविधता की योजना बनानी चाहिए ताकि एथलीट की रुचि और प्रेरणा जो है वो बनी रहे। यानी अलग-अलग चीज़ें जो है करने से अगर हम डेली एक ही तरह से प्रैक्टिस करते हैं, एक ही काम करते हैं तो जैसे हम बोर हो जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि कोच को चाहिए कि कुछ नया तरीके से प्रशिक्षण लेते रहना चाहिए ताकि क्या हो बोरियत फ़ील ना हो एथलीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है आराम और पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत के बारे में चर्चा कीजिए। तो आराम और पुनः शक्ति प्राप्ति क्या है? प्रशिक्षण कार्य इस प्रकार से डिज़ाइन किए जाने चाहिए कि प्रशिक्षण गतिविधियों में उचित विश्राम हो, क्योंकि शरीर विश्राम के दौरान पुनः उत्पन्न होता है, ठीक है? और पहले से बेहतर और मजबूत हो जाता है, यानी रिक्रिएशन होता है बॉडी के अंदर एनर्जी का। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आवर्तीकरण या पीरियडाइजेशन के सिद्धांत में किन्हीं दो चक्रों के नाम लिखिए। तो दो चक्रों के नाम क्या हो जाएंगे? माइक्रो, मेसो और मैक्रो। तो किन्हीं भी दो के नाम आप लिख सकते हो। माइक्रो चक्र क्या है? यह एक छोटा प्रशिक्षण चक्र होता है जो एक सप्ताह या कुछ दिनों के लिए होता है, उसको कहा जाता है माइक्रो चक्र। उसके बाद है मेसो चक्र। यह एक मध्यम अवधि का प्रशिक्षण चक्र होता है जो 3 से 4 हफ्तों तक रहता है, ठीक है? उसको हम मेसो चक्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य बताइए। तो खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या रहेगा? खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य मानव को अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद करता है ताकि वे अपने लक्ष्य को क्या कर सकें? प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 32। एक विशेष जोन के 200 दिव्यांग छात्रों पर एक कैलेंडर वर्ष में विभिन्न पेशेवर से ली गई मदद के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया। दिए गए पाई चार्ट में सर्वेक्षण के परिणाम जो है वो दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे 37% ठीक है, ये अलग अलग दिखाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ठीक है, 23% हैं, और वाक चिकित्सक 12% हैं। तो इस तरह से ये पाई चार्ट यहाँ पे दिया गया है। क्लियर है? सो इसके बेस पे क्वेश्चन है, दिव्यांग छात्रों की सहायता के लिए सबसे लोकप्रिय पेशा जो है क्या पाया गया? तो विशेष शिक्षक यानी जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं वो क्या है? वो सबसे लोकप्रिय पेशा है दिव्यांग छात्रों की हेल्प के लिए, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, दिव्यांग छात्रों के लिए स्पीच थेरेपिस्ट की भूमिका की व्याख्या करनी है। तो स्पीच थेरेपिस्ट की भूमिका क्या रहेगी दिव्यांग छात्रों के लिए? तो आंसर इसमें आप लिखेंगे, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा, स्कूल में भाषा चिकित्सक विशेष ज़रूरतों वाले छात्रों के लिए उपचार, समर्थन और देखभाल प्रदान करते हैं जिनको संवाद करने में कठिनाई होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पेशेवर दिव्यांग छात्रों को अपने शरीर का सर्वोत्तम संभव उपयोग करने में मदद करने के लिए व्यायाम का उपयोग करता है? तो वो कौन होते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। दिव्यांग छात्रों के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक की एक भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो आइए आपको बताना है, शारीरिक शिक्षा शिक्षक की क्या भूमिका होती है? सामान्य गति, गति कौशल और गति पैटर्न में सुधार करते हैं। हाथ आँख समन्वय, लचीलापन, मांसपेशियों की ताकत, सहन शक्ति में सुधार करना। बास्केटबॉल है, फुटबॉल, तैराकी आदि जैसे विभिन्न खेलों में विशिष्ट कौशल जो है वो विकसित होता है। सामाजिक कौशल में सुधार जैसे सुनना, समझना, लागू करना, छोटे से बड़े समूह में खेलना, जिम्मेदारी लेना, लीडरशिप करना। मानसिक समर्थन कैसे प्रदान करते हैं? ऊर्जा को सही दिशा में चैनलाइज करके चिंता, अत्यधिक सक्रियता, तनाव और अवसाद को कम करना, एंजाइटी कम करना, आत्मसम्मान बढ़ाना, अलगाव की भावना को कम करना। तो इन सब में जो है ये हेल्प करते हैं, ठीक है? शारीरिक शिक्षा शिक्षक तो जो है इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आप इसमें कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा में दिया गया है फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा कितने प्रतिशत दिव्यांग छात्रों को की सहायता की गई? तो इसमें आप देख सकते हो फिजियोथेरेपिस्ट जो है, ये वाला कॉलम फिजियोथेरेपिस्ट का है, तो 23% इनका डाटा है। तो 23% जो छात्र हैं उनकी सहायता किसके द्वारा की गई? फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा की गई। तो इसमें आप 23% जो है प्रतिशत आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक की भूमिका की व्याख्या करनी है कि शारीरिक शिक्षा जो शिक्षक है उसकी क्या भूमिका रहेगी। तो इसमें ये जो आंसर अभी हमने ऊपर पढ़ा था इसी को, यही वाला आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33। चित्र में विभिन्न प्रकार के जोड़ दिखाए गए हैं। दिए गए चित्र के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो इसमें देखिए 6 प्रकार के जोड़ दिखाए गए हैं। तो पहला चित्र 6 में दर्शाए गए जोड़ का नाम क्या है?
तो ये 6 में दर्शाया गया जोड़ है जिसको हम बॉल एंड सॉकेट जोड़ बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि हमारे शोल्डर में होता है, कंधों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चित्र 2 में दर्शाया गया जोड़ हमारे किस भाग में पाया जाता है? तो चित्र 2 में जो जोड़ है वो कौन सा है? यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? कोहनी या घुटना जोड़ या एल्बो या नी जॉइंट है ये। हमारे अंगूठे में मौजूद जोड़ का नाम बताइए। तो जो अंगूठे में मौजूद जोड़ है उसको सैडल जॉइंट बोलते हैं। हमारे जो है डायाथ्रोसिस किस प्रकार के जोड़ हैं? तो डायाथ्रोसिस क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से गतिशील जोड़, जो पूरा फ्रीली मूवेबल होते हैं, उनको हम डायाथ्रोसिस बोलते हैं। अथवा में दिया गया है हमारी खोपड़ी में कौन से जोड़ पाए जाते हैं? तो खोपड़ी में हमारे जो है अस्थिर जोड़ होते हैं जो मूव नहीं करते हैं, ये उनको अस्थिर जोड़ कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है साइनोवियल जोड़ क्या है? दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। साइनोवियल जोड़ क्या है? हमारे शरीर में किन्हीं 3 प्रकार के साइनोवियल जोड़ के उदाहरण सहित नाम लिखना है। तो साइनोवियल जोड़ क्या होते हैं? तो साइनोवियल जोड़ मानव शरीर के सबसे अधिक गति करने वाले जोड़ होते हैं। इनमें एक द्रव भरा हुआ खाली स्थान होता है जो घर्षण को क्या करता है? कम कर देता है और हड्डियों के बीच चिकनी गति की अनुमति देता है। तो यानी ये अधिक गति करने वाले जोड़ होते हैं। 3 प्रकार के साइनोवियल जोड़ हैं और उनके उदाहरण रहेंगे बॉल एंड सॉकेट जोड़, यह सभी दिशाओं में गति करने की अनुमति देता है, जैसे कंधे का जोड़ है, कूल्हे का जोड़ है, ये बॉल एंड सॉकेट जोड़ हैं। हिंज जोड़ है, यह एक दिशा में गति करने की अनुमति देता है, जैसे एक दरवाजा। जैसे घुटने का जोड़, कोहनी का जोड़, कोहनी को आप आगे तो लेकर आ सकते हो लेकिन पीछे नहीं लेके जा सकते ना, तो वो हिंज जोड़ होता है। पिवट जोड़ होता है, यह एकल धुरी के चारों ओर घूर्णात्मक गति की अनुमति देता है, जैसे गर्दन के पहले और दूसरे केशुरक के बीच का जोड़, जिससे हम गर्दन को आगे पीछे घुमा पाते हैं, एक ही धुरी पर घूर्णन गति करवा पाते हैं। तो ये साइनोवियल जोड़ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, राहुल जो है एक राष्ट्रीय स्तर का साइकिल चालक है और वह अपनी शारीरिक शिक्षा शिक्षक के व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रेरित है। राहुल ने मन में संकल्प लिया है कि वह शारीरिक शिक्षा को आगे तक पढ़ाई करेगा और उसमें अपना करियर बनाएगा। राहुल को शारीरिक शिक्षा में विभिन्न शिक्षण करियर का आपको सुझाव देना है कि राहुल जो है इसमें कौन कौन से प्रोफेशन हो सकते हैं, वो आपको उसको बताना है। तो राहुल अपना शारीरिक शिक्षा में करियर बनाना चाहता है तो निम्नलिखित विकल्प देख सकता है। खिलाड़ी कोच बन सकता है, विभिन्न खेलों में एथलीट को प्रशिक्षित करना, फिटनेस ट्रेनर हो सकता है, जिम या वेलनेस सेंटर में लोगों को फिट रहने में मदद करना, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, एथलीट को चोटों से उभरने और शारीरिक कार्य क्षमता को सुधारने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, रेफरी बन सकते हैं, अंपायर बन सकते हैं, खेलों के मैचों में न्यायपूर्ण खेल सुनिश्चित जो करते हैं, खेल पत्रकार हो सकते हैं, मीडिया प्लेटफॉर्मों पर खेलों की रिपोर्टिंग और विश्लेषण करना। तो ये 5 पॉइंट है और भी बहुत सारे करियर हो सकते हैं फिजिकल में, तो उसमें जो है आप और भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर क्रिया विज्ञान यानी बायोमैकेनिक्स को परिभाषित करना है। बायोमैकेनिक्स होता क्या है? शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में शरीर क्रिया विज्ञान कैसे महत्वपूर्ण है? कोई 4 पॉइंट आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपको बायोमैकेनिक्स का हो जाएगा और 4 पॉइंट कोई दे दीजिए कि ये कैसे महत्वपूर्ण है। आंसर देखेंगे तो देखिए, बायोमैकेनिक्स क्या है? बायोमैकेनिक्स वो स्टडी है, वो अध्ययन है जो जीवित जीवों में शारीरिक गतिविधियों के दौरान होने वाली जो यांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उनका विश्लेषण करता है। यह अध्ययन करता है कि जो शरीर है वो उस पर बल कैसे काम करता है, ठीक है, और शरीर उन बलों का जवाब कैसे देता है। तो ये जो है इसको कहते हैं बायोमैकेनिक्स। खेल और शारीरिक शिक्षा में बायोमैकेनिक्स का क्या महत्व रहेगा? तो प्रदर्शन में सुधार, एथलीटों को उनकी तकनीकी में सुधार करने के लिए सहायता करता है। जैसे किसी गेम में, हर तरह के गेम में हर खिलाड़ी अच्छा नहीं होता है, उसका किस गेम में किस तरह से रिस्पॉन्स जाता है वो सभी बायोमैकेनिक्स के अंडर डील होता है। कोई खिलाड़ी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है, कोई उस गेम में रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, तो यही स्टडी जो है बायोमैकेनिक्स में होती है। चोटों को रोकना, गलत मूवमेंट की पहचान करता है जो चोट का कारण बन सकती है। उसके बाद उपकरणों के डिज़ाइन में सुधार, बेहतर खेल उपकरण जैसे जूते, रैकेट आदि के डिज़ाइन में मदद करता है। प्रशिक्षण विधियों को अनुकूलित करना, कोचों को वैज्ञानिक रूप से समर्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने में मदद करता है। तो इस तरह के सारे काम जो है बायोमैकेनिक्स के अंडर डील होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज के किशोरों द्वारा सामना की जाने वाली किन्हीं 3 समस्याओं के बारे में लिखना है। साथ ही चर्चा करें कि हम इन समस्याओं का प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधन कर सकते हैं। तो आज की जो यंग जनरेशन है उसके सामने तो ढेरों समस्याएं हैं। सबसे ज़्यादा समस्या तो सोशल मीडिया को छोड़ने की हो रही है, ठीक है। तो सोशल मीडिया के चक्कर में जो है बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो आइए इन समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं।
तो किशोरावस्था की समस्याएं क्या है? माता पिता का दृष्टिकोण उनके साथ उनका मैच नहीं खाता है। स्वस्थ वातावरण विशेष रूप से घर और स्कूल में नहीं है। ऊर्जा का उचित दिशा में प्रशिक्षण जो है होना चाहिए। संज्ञानात्मक और व्यवहारिक तकनीकों के माध्यम से खान-पान संबंधी जागरूकता, खान-पान से जुड़ी समस्याओं के प्रबंधन के लिए आजकल जो जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, वो बहुत ज़्यादा लिया जाने लगा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यंग जनरेशन में देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य और फिटनेस गतिविधियों को बढ़ावा देना, ठीक है, ये सारी समस्याएं आजकल के जनरेशन के सामने है। और भी समस्याएं हैं, पीयर ग्रुप हो सकती है, ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों और आधुनिक ओलंपिक खेलों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए, प्राचीन ओलंपिक खेलों और इनमें अंतर आप यहाँ से लिख सकते हो। उत्पत्ति है, प्राचीन ओलंपिक खेल जो है 776 ईसा पूर्व ओलंपिया ग्रीस में शुरू हुए थे, जबकि आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस ग्रीस में आयोजित किए गए। उसके बाद है खेलों की संख्या। तो सीमित खेल होते थे, प्राचीन जो खेल थे वो सीमित होते थे, जैसे खेल दौड़, कुश्ती, डिस्कस थ्रो आदि। लेकिन अब जो नए ओलंपिक हैं उनमें 30 से अधिक खेल, जैसे एथलेटिक्स, स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स, ये सभी होते हैं। भागीदारी केवल ग्रीक के पुरुष ही जो है उसमें पुरुष नागरिक होते थे, लेकिन जो ओलंपिक मॉडर्न है उसमें सभी देशों के एथलीटों की भागीदारी है, पुरुष हो चाहे महिलाएं हों। उसके बाद आवृत्ति क्या है? हर 4 साल में ओलंपिया आयोजित किए जाते हैं, ये भी हर 4 साल में ये ओलंपिया में आयोजित किए जाते हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्थलों पर आयोजित किए जाते हैं हर 4 साल में अलग-अलग। उसके बाद देखिए, उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, और इनका मेन उद्देश्य क्या है? वैश्विक खेल, यानी पूरे विश्व में खेल की भावना को बढ़ावा देना, एकता को बढ़ावा देना। सभी देशों का आपसी सहयोग इसमें ज़रूरी होता है, जिससे आपस में जो सद्भावना है वो बढ़ती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको बाकी सब्जेक्ट के पेपर भी यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो है और भी काफ़ी हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।